ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग चालू करेंगे एडवांस्ड ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम्स। लास्ट टॉपिक था हमारा डिस्क्रिप्टिव ऑपरेशंस, राइट। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग देख रहे थे वो था। उसके बाद वी स्टार्टेड विद द फंक्शंस। हमारे कुछ फंक्शंस थे, कैसे फिर हम उनको रो वाइज कॉलम वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा वही था, एल ओ सी, आई एल ओ सी। हमने ये यूज़ किए कमांड्स, ऐट कमांड भी एक देखा होगा हमने। तो ये सारे क्या है, स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस एक डेटा फ्रेम के ऊपर करने के लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो फंक्शंस हम यूज़ करते थे। नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक, एडवांस्ड ऑपरेशंस इन डेटा फ्रेम्स। गाइज, जो डेटा फ्रेम्स है तुम अभी समझ सकते हो कि वो क्या है, डेटाबेस की तरह काम कर रहे हैं। जो डेटा फ्रेम्स है वो क्या है, टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। नाउ तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारी डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखा है, मतलब वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ताकि हम उस टेबल को अलग अलग व्यू से देख सकें, ताकि हम उस टेबल को अलग अलग व्यू से देख सकें, तो उसके लिए हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए जो पैंडा मुझे प्रोवाइड करता है डेटा फ्रेम्स के थ्रू। क्या प्रोवाइड करता है गाइस? पहला टॉपिक है हमारा पिवटिंग। पहला टॉपिक क्या है हमारा? पिवटिंग। पिवटिंग गाइस क्या है? पिवटिंग बेसिकली एक टेक्निक है, ठीक है। इट्स अ टेक्निक, ठीक है। और एक एडवांस्ड ऑपरेशन फंक्शन है, ठीक है। एडवांस्ड ऑपरेशन फंक्शन है जिसके थ्रू क्या है, मैं जो मेरे टेबल को अलग अलग तरीके से व्यू कर सकता हूँ, अलग अलग वे से व्यू कर सकता हूँ। नाउ कंसिडर दिस टेबल। ये देखो टेबल है, फर्स्ट वाला रेस्पॉन्डर है। ये टेबल क्या मेंशन करता है गाइस? इस टेबल के थ्रू पता चल रहा है दैट मेरे पास ये टेबल है जिसके अंदर 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने स्टूडेंट से? 3 स्टूडेंट से 5-5 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उनके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट 5 देखो, यश ने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के क्या आंसर दिए, खुशी ने फर्स्ट 5 क्वेश्चन के क्या आंसर दिए, एंड लास्ट 5 क्वेश्चंस के लास्ट निशा ने 5 क्वेश्चंस के आंसर क्या दिए हैं, उनका देखो आंसर यहाँ पे मेंशन है। तो अब यहाँ पे ये जो टेबल बना है ये उतना एफिशिएंटली नहीं बना सकते हम लोग। यहाँ पे ये टेबल जो है उतना एफिशिएंटली हम लोग नहीं बना पाए, ठीक है। अब करें कैसे? तो गाइज यहाँ पे पैंडा यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है देखो, अभी हम चाहें तो जब इसको डेटा फ्रेम में, ये तो नॉर्मल वाला है, देखो ये नॉर्मल टेबल है। इसको जब डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो देखो डेटा फ्रेम के थ्रू इस तरीके से कुछ कन्वर्ट होगा, बराबर है। इसके अंदर देखो हमारे पास रेस्पॉन्डर्स हैं, रेस्पॉन्डर्स हमारे ये इंडेक्स हो गए, ठीक है। तो ये इंडेक्स मेरे क्या है, देखो यश, खुशी, मीशा, जपनीत, ये सना। ओके, ये 2 और स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक टेबल के अंदर हमारे इसके अंदर मेंशन नहीं किया होगा, ठीक है। ये मेरे पास डेटा फ्रेम था गाइज। ये डेटा फ्रेम को, मतलब टेबल था, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से मेरा कुछ डेटा फ्रेम अभी व्यू हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है गाइज, मैं ये पिवटिंग के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू देखना चाहता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये 2 व्यूज है। तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक तो है देखो मेरे पास ये टेबल, एक तो है मेरे पास ये टेबल जिसके अंदर रिस्पॉन्डर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरा टेबल है मेरे पास ये वाला, इसके अंदर देखो रिस्पॉन्डर्स, क्वेश्चंस एंड अगेन द क्वेश्चंस जो उन्होंने आंसर सेलेक्ट किए थे। दोनों ही व्यू के अंदर देखो कितना डिफरेंस है, कितना सिंप्लीफाई करके आपको आंसर्स पता चल रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है कि सेकंड व्यू इज मोर समराइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट व्यू ऑफ द डेटा। जो फर्स्ट व्यू था उससे ज्यादा समराइज मेरे को सेकंड व्यू दिख रहा है, ठीक है। करा क्या है, क्यों इतना समराइज दिख रहा है? क्योंकि मैंने सेकंड व्यू के अंदर जो मेरे जो वैल्यूज थे, जो मेरे आंसर्स थे, उनको एज अ वैल्यू यूज किया है। और जो मेरे पास क्वेश्चन वाला टेबल था उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे उनको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करके कॉलम्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है। किसके अंदर शिफ्ट कर दिया है? कॉलम्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो ये एक तरीका था एक नॉर्मल टेबल को एक एफिशिएंट समराइज्ड वे में रिप्रेजेंट करना, सो दैट हमको एक कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, जिसके थ्रू हम मोर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, मोर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएँ हम लोग थ्रू आर
अरेंजिंग द टेबल टेक्निक, जिसके थ्रू क्या है मैं टेबल को अरेंज करके और समराइज वे में क्या कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो पिवटिंग का गाइस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो इस चीज को अपनाने के लिए देखो जो टेक्निक हमने यूज किया है उसको हमने बोला है पिवटिंग। पिवटिंग टेक्निक गाइस क्या बोलती है, रीअरेंजिंग द डेटा फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स and possibly rotating rows and columns or by aggregating data from multiple source in a report form। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पिवट क्या टेक्निक है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स को शिफ्ट करके ऊपर नीचे करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोसेसिंग करके हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद एन एफिशिएंट वे। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे ये चीज काम कैसे करती है ये देख लेते हैं एक बार। पिवटिंग का मतलब समझ में आ गया ना, पिवटिंग का बेसिक मतलब क्या है। ओके सो देखो ये एक एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है, देखो एग्जांपल में क्या शो कर रहा है, देखो लेफ्ट साइड के अंदर देखो ये कुछ बियर्स बात कर रहे हैं, ठीक है, इन देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि ओरिजिनल डिस्क्रिप्टिव डेटा इसको समझ लो। अभी इसी डेटा को अगर मैं सिंप्लीफाई करके रखता हूँ, देखो तो 2 लाइट ब्राउन एंड 2 डार्क ब्राउन बियर्स, 3 adults, 1 cub, 21 growls and 9 snots। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे ये डेटा क्या है, डेटा आफ्टर पिवटिंग ये कितना डिस्क्रिप्टिव दिख रहा है, कितना सेल्फ एक्सप्लेनिंग डेटा लग रहा है। तो पिवटिंग भी यही करता है गाइस, जो हमारा डेटा ओरिजिनल डेटा रहता है उसको इस तरीके से समराइज करता है कि हमको मोस्ट ऑफ द डेटा उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके मिल जाता है। तो देखो यही है यहाँ पे भी वही सेम अगेन, इट समराइजेस द एक्सटेंसिव डेटा, it rotates or pivots the data by transforming rows and columns। ठीक है, तो ये क्या करता है, रोज एंड कॉलम्स को आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके डेटा को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके देता है हमको, सो दैट हम प्रॉपर्ली उसका आउटपुट गेन कर पाए। नाउ उसके बाद देखो अब ये टेबल है, ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो ये डेटा फॉर्म, ये मेरा ये इसको क्या मैं डेटा फ्रेम बोल सकता हूँ, ये नहीं सर, ये मेरा क्या है, एक टेबल है, नॉर्मल टेबल है मेरा, ठीक है, जिसके अंदर देखो 5 रोज है, ठीक है, मेरे पास 5 रोज है यहाँ पे। ओके इसको डेटा फ्रेम भी बोल ही सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इंडेक्स नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑटो जनरेट भी कर सकता हूँ, 1 2 3, तो कुछ भी समझ लो, इसको टेबल समझ लो, डेटा फ्रेम समझ लो, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर ट्यूटर्स का डिटेल्स है, कौन कौन से ट्यूटर्स हैं, कौन कौन सी कंट्री के अंदर वो सर्व कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी क्लासेस वो वहाँ पे लेते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लेते हैं वो लोग। ठीक है, सो ये मेरे पास एक बेसिक सा टेबल है। अब मैं पिवट फंक्शन को देखो किस तरीके से यूज करता हूँ, जस्ट एक बार टेबल देख लो गाइस, सो दैट इट गेट्स क्लियर फॉर यू। ट्यूटर के डिटेल्स हैं, कितने क्लासेस वो लेते हैं और कौन सी कंट्री के अंदर लेते हैं, राइट। अब पिवट फंक्शन गाइस हम कैसे यूज करते हैं देख लो एक बार, पिवट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ये देखो एक D1 नाम की डिक्शनरी बनाई है मैंने, 3 मेरे पास कॉलम्स हैं, उसके अंदर की डिटेल्स है, देन आई हैव कन्वर्टेड देम टू अ डेटा फ्रेम। सो हियर यू कैन सी मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ गया है, राइट, द सेम डेटा फ्रेम विद द एग्जैक्ट वैल्यू जैसा हमने टेबल के अंदर अभी अभी देखा था। नाउ अब गाइस पिवटिंग देखो काम कैसे करता है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो डेटा फ्रेम हम नाम लिखते हैं उसका वो डॉट पिवट जैसे हम हमेशा यूज करते हैं। नाउ अंदर की वैल्यूज क्या क्या है देने के लिए, इंडेक्स, कॉलम्स एंड वैल्यूज। हम गाइस क्या करते हैं, जब भी पिवटिंग करेंगे ना, तो पिवट को हम 3 चीजों के अंदर हमेशा स्प्लिट करते हैं। वो क्या 3 चीजें हैं गाइस, इंडेक्स, कॉलम्स एंड वैल्यूज, ये 3 चीजों के अंदर मैं अपने डेटा को स्प्लिट करता हूँ। अब तुम पूछोगे सर यहाँ पे ये 3 चीजें हैं, काम कैसे करना है इसके अंदर, तो ध्यान देना, ये आपको डेटा फ्रेम दिख रहा होगा ऊपर, अभी अभी जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है DFD यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया, तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ना गाइस, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है, ये नीचे वाली चीजें हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम यहाँ पे इंडेक्स बोलेंगे, और ये जो अंदर वाली चीजें हैं, ये जो अंदर वाली चीजें हैं इनको हम बोलेंगे वैल्यूज। वापस ध्यान देना, ऊपर वाली चीजों को कॉलम्स, नीचे वाली चीजों को इंडेक्स, एंड जो अंदर वाली चीजें हैं उनको हम बोलेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर ये काम कैसे करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इंडेक्स के मामले में मुझे इंडेक्स को क्या है, कंट्री वाला चाहिए, मुझे कंट्रीज जो हैं, कंट्रीज कॉलम आपको दिख रहा होगा गाइस, ये कंट्री कॉलम दिख रहा है,
मैं चाहता हूं कि मैं इसको इंडेक्स फॉर्म के अंदर देखूं और यहाँ पे जो ट्यूटर है इसको मैं कॉलम फॉर्म में देखूं, और मुझे आउटपुट क्या चाहिए गाइस कि कितनी क्लासेस इनके अंदर है। ठीक है, कितनी क्लासेस, यानी कि ये जो क्लासेस दिख रही है ये एज अ वैल्यू में इनको यूज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो क्लासेस है उनको एज अ वैल्यू यूज करने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना गाइस, यहाँ पे हैं कॉलम्स के नाम हम यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, कॉलम के नाम यूज करते हैं, और स्पेसिफिक कॉलम्स को हम किसी को इंडेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, किसी को कॉलम नेम बनाने की कोशिश करते हैं, और किसी को वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो हियर वी हैव 3 कॉलम्स। इंडेक्स में मैं देखो कंट्री बनाऊंगा, इंडेक्स को जो है मैं देखो कंट्री बनाऊंगा। ठीक है, कॉलम्स को मैं ट्यूटर बनाऊंगा, देखो ट्यूटर जो है उसको मैं कॉलम्स बनाऊंगा, क्लासेस जो है मैं उसको वैल्यूज बनाने की कोशिश करूंगा। अब गाइस आउटपुट देखना किस तरीके से आ रहा है, अब इसमें आउटपुट देखना किस तरीके से आ रहा है, ध्यान से देखो। ये आउटपुट देखो किस तरीके से आ रहा है। देखो कंट्री मेरा कहाँ चले गया है गाइस, कंट्री मेरा चले गया है इंडेक्स में। यहाँ पे आप कॉलम्स में देखोगे तो यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ट्यूटर्स बोल सकते हो, ट्यूटर्स, वो कहाँ पे चले गए हैं, कॉलम्स में। और वैल्यूज देखो किसकी आ गई है, क्लासेस की। क्लासेस की क्या आ गई है, वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। ध्यान से देखोगे आप तो देखो वैल्यूज आपको दिखेगी 3-4 जगह वैल्यूज दिखेगी, क्योंकि 4 ही वैल्यूज, सॉरी 5 वैल्यूज थी हमारे पास, तो 5 वैल्यूज दिखेगी। बाकी इन 5 वैल्यूज के अलावा जहाँ पे भी वैल्यूज मिसिंग थी वहाँ पे गाइस कहाँ आ जाएगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा वहाँ पे। तो ध्यान देने वाली चीज क्या है गाइस, हम पिवटिंग जब भी करते हैं हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास कॉलम्स रहेंगे उनको ट्वीक करके मैं चीजें आउटपुट निकाल सकता हूँ। अब देखो ये, अब ये क्या है, अब ये टेबल देखो कितना सिंप्लीफाइड हो गया है। अब ये टेबल सिंप्लीफाई कैसे हुआ है, अब देखो समझ लो, मुझे जानना है कि भाई जेकब जो है वो कौन सी कंट्री में क्लास लेता है और कितनी लेता है। तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि भाई जेकब है, ठीक है, यूएसए के अंदर क्लास लेता है और 32 क्लासेस लेता है। ठीक है, 32 आवर्स की क्लासेस या जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, इसी तरीके से देखो अनुषा है, कहाँ क्लास लेती है, जापान में क्लास लेती है, कितने आवर्स की लेती है, 41.0 आवर की क्लास लेती है। बराबर है। यहाँ पे ये गाइस इस तरीके से देखो हमारा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट हो गया। अगेन लुक एट द कोड, लुक एट द कोड विच वी हैव यूज्ड हियर। इंडेक्स की जगह कंट्री यूज किया है, कॉलम की जगह ट्यूटर्स यूज किया है, वैल्यूज की जगह क्लासेस यूज किया है। ऊपर यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी, इंडेक्स की जगह कंट्री, कॉलम्स की जगह ट्यूटर, वैल्यूज की जगह क्लासेस। एंड आउटपुट कैसा आया है, आउटपुट देखो किस तरीके से आया है। जस्ट 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के लिए गाइस आउटपुट देखो, आजू बाजू में जो भी चीजें लिखी हैं उनको रीड करो। राइट, आउटपुट में जो भी लिखी है उनको रीड करो, जस्ट गो थ्रू इट। यहाँ पे गाइज हमने क्या देखा, दैट जहाँ पे भी वैल्यूज मिसिंग थी वहाँ पे नॉट अ नंबर वाली वैल्यू आ गई है, वहाँ पे क्या है, नॉट अ नंबर वाली वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखो एक तो इसने क्या किया है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो इसने कोड किस तरीके से लिखा है, इसने कोड लिखा है dfd डॉट pivot। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेव कहीं पे नहीं हो रहा है, ये जस्ट यहाँ पे रन होके ऐसा ही है, और इसका कोई क्या है, कॉपी नहीं बना है इसका। ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्म के अंदर ये जो मेरा टेबल बना है ना, ये मेरा जो डेटा फ्रेम बना है, इस फॉर्म में कुछ स्टोर कुछ नहीं हो रहा है। ओनली थिंग इज प्रोसेसिंग करके पाइथन ने हमको दिखा दिया है। अगर मुझे कुछ स्टोर करना है, मैं चाहता हूँ कि इसको स्टोर कर लूँ आउटपुट को, तो देखो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, df नाम का देखो मैंने ये एक अलग से डेटा फ्रेम बनाया, dfd के ऊपर पिवट करके देखो सेम उसको मैंने स्टोर कर लिया है df के अंदर। तो जब मैं df यूज करता हूँ या df की वैल्यूज को चेक करता हूँ तब आप देखोगे, देखो आउटपुट मुझे इस तरीके से मिलता है। सो इन प्रीवियस एग्जाम्पल वी ओनली प्रोसेस्ड इट, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर, इस वाले कोड लिखने के तरीके के अंदर हमने क्या है, df नाम का एक अलग से डेटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर ये आउटपुट स्टोर भी हो गया। तो अब देखो यहाँ पे देखने वाली चीज देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये 3 कॉलम्स थे मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री वाला था, जो कंट्री वाला था वो किसके अंदर चले गया, देखो यहाँ पे मेरा इंडेक्स बन गया। ट्यूटर वाला जो था वो मेरा देखो कॉलम्स बन गया, एंड जो मेरी क्लासेस थी गाइस वो वैल्यूज के अंदर चले गए। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से
हम डेटा को और क्या है सिंप्लीफाइड वे के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाइड वे के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो कोड है गाइस, ये हमने यूज किया है dft.pivot इंडेक्स कंट्री कॉलम ट्यूटर वैल्यूज क्लासेस, ये हमने कोड यहाँ पे यूज किया है। नाउ इसके अंदर देखो एक और एग्जांपल, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, इंडेक्स ट्यूटर। गाइस ट्यूटर को इंडेक्स बनाया है। कॉलम के अंदर देखो क्या बोल रहा है, कंट्री, एंड वैल्यूज के लिए देखो क्या बोल रहा है, क्लासेस। यहाँ पे हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा हो, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडेक्स के लिए गाइस ट्यूटर है, कॉलम्स के लिए गाइस कंट्री है, एंड वैल्यूज के लिए क्लासेस यूज किया है। तो आउटपुट देखो अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे देखो ट्यूटर जो है आपका, वो आपका इंडेक्स बन गया है जो हमने यूज किया है, कंट्रीज आपके कॉलम्स बन गए हैं, एंड जो भी उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो यहाँ पे नीचे प्रिंट हो गए, राइट। तो यहाँ पे देखो ये पिवट मेथड होता है जिसको मैं अपने अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। अगेन देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज मेंशन नहीं किया है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन स्किप द वैल्यू आर्ग्यूमेंट, इफ यू स्किप द वैल्यू आर्ग्यूमेंट इट विल कंसिडर द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स फॉर द वैल्यू ऑटोमेटिकली, नॉट मेंशनिंग इंडेक्स एंड कॉलम्स। तो गाइज यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही हैं, यहाँ पे क्या है 3 ही कॉलम्स है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ पे उनको स्किप कर सकता हूँ। यू कैन स्किप द वैल्यू आर्ग्यूमेंट, एंड इफ यू स्किप द वैल्यू आर्ग्यूमेंट इट विल कंसिडर द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स नॉट मेंशन्ड इन द इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज को मेंशन नहीं करता हूँ, तो अगर 3 से ज्यादा अगर होते तो इसके अंदर वो क्या करता, जो बाकी सारे के सारे बचे हैं ना, उन सारों को कंसीडर करके देखता, उन सारे के सारों को कंसीडर करके उनकी वैल्यूज प्रिंट करता। समझ में आया आपको, उन सारे के सारे वैल्यूज कंसीडर करके उनको प्रिंट करता हमारे आउटपुट में। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो चीजें करता, ठीक है, किस तरीके से वो चीजें करता। नाउ गाइस देखो ये 3 चीजें हैं, प्लीज एक बार रीड कर लो कि इंडेक्स क्या मेंशन करता है, कॉलम क्या मेंशन करता है और वैल्यूज क्या मेंशन करता है। एक बार देख लो, जस्ट गो थ्रू दिस, रीड दिस 3 लाइंस, कैसे काम करता है हमारा इंडेक्स, कॉलम्स एंड वैल्यूज, राइट। तो ये क्वेश्चन के अंदर कौन सा पीडीएफ, ओके कोई पीडीएफ नहीं, इट्स ओके, गुड गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें प्रोजेक्ट्स की डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग पोजीशन एंड सिटी। सो प्रोजेक्ट्स को हम वैल्यूज लेंगे, पोजीशन को हम इंडेक्स लेंगे, एंड सिटीज को हम कॉलम्स के अंदर डालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन टू बी समराइज पोजीशन वाइज। तो पोजीशन को देखो मैंने इंडेक्स ले लिया है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स क्योंकि हमको पता करने तो उसको वैल्यूज लिया, फॉर ईच सिटी, तो सिटीज को देखो मैंने क्या लिया है, कॉलम वाइज ले लिया है। तो आउटपुट में देखो हम किस तरीके से हमारा कोड लिखेंगे, हम लिखेंगे pivot डॉट हम ndf जो हमारा डेटा फ्रेम है, डॉट pivot इंडेक्स को देखो मैंने पोजीशन लिया है, कॉलम्स को मैंने देखो सिटी लिया है, वैल्यूज को प्रोजेक्ट लिया है। सो आप देख सकते हो देखो मेरे पास 2 ही पोजीशन है। अब देखो आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो 6 पोजीशन होनी चाहिए, बट ध्यान किसी ने नहीं दिया होगा दैट गाइज यहाँ पे पोजीशन एक्चुअल में 2 ही टाइप की है, वैल्यूज 6 हैं, उसकी वैल्यूज 6 है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज 6 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सिटीज 3 है, सिटीज 3 है, 4 है सिटीज, एक्चुअल में सिटीज यहाँ पे क्या है गाइस, 4 है, तो इसीलिए 6 है यहाँ पे। तो हियर यू कैन सी यहाँ पे देखो पोजीशंस यहाँ पे 2 है, सिटी देखो मैंने यहाँ पे 3, यहाँ पे सॉरी मेरी 4 सिटीज आ गई है, कहाँ पे आ गई है, कॉलम वाइज, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बोला था। एंड देखो प्रोजेक्ट्स देखो यहाँ पे वैल्यू वाइज आ गए हैं। यहाँ पे नोटिस करोगे गाइज कि मैनेजर पोजीशन वाले बंदे ने न्यू दिल्ली के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किए हैं, इसलिए नॉट अ नंबर आ गया है। सिमिलरली प्रोग्रामर ने मुंबई के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया है, तो यहाँ पे भी नॉट अ नंबर, राइट। अब गाइज यहाँ पे एक एडिशनल चीज देख लो, समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको टाइम दूंगा एक बार देखने के लिए। तो गाइज यहाँ पे नीचे वाला देखो दैट अगर यहाँ पे देखो नॉट अ नंबर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यार ये मेरे डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर ना ये नॉट अ नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, सो इंस्टेड ऑफ दैट इसकी जगह कुछ नंबर या कुछ वैल्यू या फिर 0 ही लिख दो तो चलेगा, मुझे एटलीस्ट मुझे आइडिया रहेगा कि मैं 0 देख रहा हूँ, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट 0 प्रोजेक्ट्स हैंडल हुए हैं। सो गाइस उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ fill na।
फिल एन ए वाली चीज यूज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे पीवर्ड के अंदर मैं सारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगा, इंडेक्स, कॉलम्स, वैल्यूज। लास्ट में मुझे क्या लिखना है, डॉट फिल एन ए, और जो भी वैल्यू मुझे यहाँ पे फिल करनी है। सो इन आर एग्जाम्पल अगर नॉट एंड नंबर वालों की जगह अगर देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम एग्जाम्पल है, पोजीशन वाइज, सिटी वाइज, वैल्यू वाइज मेरे को मैनिपुलेट करना है। डॉट फिल एन ए क्या लिखा है देखो, वैल्यू सीधा जीरो की, जहाँ पे फिल एन ए है वहाँ पे जीरो लिखना है। तो ये चाहे न्यू दिल्ली वाला है ना, ये एरर है गाइस, एरर एज इन बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0, वैल्यू क्या आएगी 0.0। यहाँ पे देख लो एक बार, प्लीज गो थ्रू दिस आउटपुट। वैसे आउटपुट के अंदर वैसे कुछ बताने जैसा है नहीं, बट स्टिल सर। यस सर एक बार और एक्सप्लेन करो ना मेरे को, इंडेक्स कॉलम और वाला एग्जांपल के थ्रू, इंडेक्स ये कैसे बन रहा है एक बार। इंडेक्स कैसे बन रहा है, ओके चलो, इंडेक्स कॉलम और ये, ओके ठीक है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन वैलिड है, हो सकता है, क्या प्रॉब्लम। देखो टेबल आया हमारे पास, ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि भाई ये बताना है कि पोजीशन वाइज, सिटी वाइज मेरे को बताना है कि कौन से पोजीशन वाले बंदे ने कौन सी सिटी के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, ठीक है। अब पोजीशन को देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अच्छे से मेंशन किया हुआ है, देखो प्रोग्राम, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या बोला है देखो, इंफॉर्मेशन टू बी समराइज पोजीशन वाइज, यानी कि जिसके वाइज, मतलब जिसके फॉर्म में, जिसके वाइज हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, जिसके वाइज हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पे पोजीशन वाइज बोला है, तो पोजीशन देखो हमने यहाँ पे देख लिया है। नाउ पोजीशन इंडेक्स वाइज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूनिक इंडेक्सेस देखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास मैनेजर आया, सेकंड वाला आया मेरे पास प्रोग्रामर, ठीक है। बात की दो वैल्यूज, दो मैनेजर्स हैं, दो प्रोग्रामर्स हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिए हैं। तो यूनिक पोजीशंस हमारे पास कितनी है, दो हैं। तो ये पहुंच जाएगी इंडेक्स पे, क्यों, क्योंकि इनके मार्जिन की, इनके बेसिस पे मुझे हमारा सेग्रीगेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी के अंदर देखो, ऐसे ही फॉर्म के अंदर अगर मैं ले लूँ, ऐसे ही फॉर्म के अंदर ले लूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि किसी के मार्क्स हैं, ठीक है, किसी सेक्शन वाइज मार्क्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट मार्क्स, जो हमने पिछले में देखा था, ABCD सेक्शन है, सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, बिजनेस, इको, IP, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स हैं, और उनके हाईएस्ट मार्क्स दिए हुए हैं हर एक सेक्शन के अंदर। अब मैं तुमको बोलता हूँ, ठीक है, अब मैं तुमको बोलता हूँ कि भाई कि A सेक्शन के अंदर, मैं बोलता हूँ A सेक्शन के अंदर तुमको बताना है कि सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स आए, ठीक है, सॉरी, या फिर A सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि इस तरीके से नहीं होगा, बिकॉज वो टेबल वैसे मैच नहीं कर रहा है, ओके, वो उसकी जगह कुछ और देखना पड़ेगा, ओके। लेट मी सी, यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जांपल बाद में लेते हैं कि नहीं, एक सेकेंड रुको, इफ वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर, ओके। सो यही ट्यूटर वाला ले लेते हैं ना, यहाँ पे देखो ये ट्यूटर वाला है। तो यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन मुझसे पूछा होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन मुझसे ये पूछा होता कि यार मेरे को कंट्री वाइज, मेरे को ट्यूटर वाइज चाहिए, ट्यूटर वाइज मेरे को चाहिए कि कौन सी कंट्री के अंदर कितनी क्लासेस लेता है वो, तो कंडीशन देखो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या होता है, मेरे को ट्यूटर वाइज चाहिए, यानी कि मेरा ट्यूटर बनेगा मेरा इंडेक्सेस, क्यों, क्योंकि मेरे को ट्यूटर वाइज चाहिए, ठीक है। मेरे को जानना है कि तरीहा, गुरजोत, अनुषा, इन्होंने कितनी क्लासेस ली है, और कौन से कंट्री वाइज चाहिए मुझे, ट्यूटर वाइज कंट्रीज के अंदर, कौन सी कंट्रीज के अंदर चाहिए। तो कंट्री देखो यहाँ पे क्या चलेगा, मेरा कंट्रीज मेरा बन जाएगा कॉलम्स, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, देखो मेरा यहाँ पे कंट्री इंडेक्स बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा कंट्री क्या बन जाएगा गाइस, कॉलम्स बन जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा ट्यूटर है, ट्यूटर मेरा एक्चुअल में क्या बनेगा गाइस, मेरा इंडेक्स बन जाएगा, ट्यूटर मेरा इंडेक्स बन जाएगा, क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको कि कंट्री वाइज चाहिए कि कौन से ट्यूटर ने कहाँ पे कितनी क्लासेस ली, लेकिन यही चीज़ मैं बोलूँ कि मुझे ट्यूटर वाइज चाहिए कि कौन सी कंट्री में उन्होंने कितनी क्लासेस ली। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है
कि भाई कैसा आप आउटपुट चाहते हो और क्या पोजीशन वाइज आप स्टडी करना चाहते हो उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि पोजीशन वाइज करना है, तो पोजीशन वाइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन हम लोग एज अ इंडेक्स लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, पोजीशन वाइज फॉर ईच सिटी, फॉर ईच सिटी, यानी कि सिटी हम कहाँ ले लेंगे, कॉलम्स में ले लेंगे। हमारी सिटीज देखो यहाँ पे आ जाएगा, सिटी को हमने देखो क्या ले लिया है, कॉलम्स में ले लिया है। और फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स। तो जब गाइस वैल्यू रिलेटेड कोई भी चीज पूछते हैं ना, इफ यू आर वर्किंग ऑन वैल्यूज, तो वैल्यूज जब आपको एक कॉलम में दिए है ना, तो यहाँ पे आपको वही करना है कि वैल्यूज के हिसाब से जाना है। अगर यहाँ पे समझ लो मेरे को चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि समराइज करो कि कितने एज के बंदे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने एज के बंदे कौन सी सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, जो मैनेजर जो पोजीशंस हैं सिटी वाइज बताओ कि यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उनकी एज क्या है सिटी वाइज, मैनेजर्स एंड प्रोग्रामर्स की एज वाइज सिटी क्या है। तो यहाँ पे देखो पोजीशन पहले मैं इसको इंडेक्स पे लूंगा, सिटी को गाइज मैं क्या लूंगा यहाँ पे कॉलम्स में लूंगा, और एज जो मेरी वैल्यू होगी वो मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे देखो मैनेजर के अंदर बैंगलोर पोजीशन पे एज क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। प्रोग्रामर की न्यू दिल्ली के अंदर एज आ जाएगी 27। मैनेजर की अगेन चेन्नई के लिए वैल्यू आ जाएगी 32। मैनेजर की मुंबई के लिए मैनेजर के मुंबई के लिए एज हो जाएगी 40। तो गाइज इस तरीके से क्या है, जब मैं वैल्यू बेस्ड काम करता हूँ ना तो मुझे वैल्यू वाली चीज़ें उठानी है, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद जो कॉलम्स एंड मेरे इंडेक्सेस हैं गाइस, कॉलम्स और इंडेक्सेस मेरे किस तरीके से काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन में बताएंगे कि किसके वाइज चाहिए आपको, किसके बेसिस पे चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके अंदर कॉलम्स एंड इंडेक्सेस को सेलेक्ट करना है। डोंट वरी गाइज, हम इसके आगे और एग्जांपल्स करेंगे तो ये चीज़ें बहुत सिंपलर हो जाएगी। फिल एने वाला पार्ट क्लियर है, फिल एने वाला कि फिल एने कोई भी हम डालेंगे तो उसके अंदर फिल कैसे करेगा वो, जहाँ पे भी नॉट अ नंबर वाली वैल्यू है उसको क्या करेगा वो कोई भी नंबर या वैल्यू के अंदर आपको चेंज करके दे देगा, सो दैट कि वो ऑकवर्ड नॉट अ नंबर नहीं लगे अलग से, ठीक है, ऑकवर्ड नॉट अ नंबर नहीं लगे। अब देखो कंडीशन क्या है, अब ध्यान देना, देखो अब क्या है कि यहाँ तक तो क्या है, हम ट्यूटर वाला जो ले रहे थे ना, ट्यूटर वाला हम एग्जाम्पल ले रहे थे, उसके अंदर तीन ही हमारे वो थे, उसके अंदर हमारे क्या है तीन ही यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स थे। ना व्हाट इफ आई हैव अ डेटा, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मेरे पास एक टेबल है बड़ा सा जिसके अंदर देखो ये पूरे साल का टेबल है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया है क्वार्टर्स का, क्या है एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया क्वार्टर्स का। तो यानी कि ये जो हमारे 5 ट्यूटर्स थे, हमारे 5 ट्यूटर्स थे, इन्होंने क्वार्टर वाइज कितनी क्लास ली, कौन से स्टेट में ली, कौन सी कंट्री में ली। यहाँ पे देखो क्या है, पहले क्वार्टर के लिए पांचों का डेटा आ गया, सेकेंड क्वार्टर के लिए अगेन देखो यहाँ पे सीरियल नंबर देखो 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 था, 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्वार्टर 3 की इंफॉर्मेशन है, क्वार्टर 4 की इंफॉर्मेशन, यानी कि इन ओवरऑल यहाँ पे 20 वैल्यूज है। अब नोटिस करने वाली वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे नोटिस करने वाली वैल्यू ये है कि यहाँ पे इनका ट्रांसफर भी हो जा रहा है, आफ्टर ईच क्वार्टर यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहा है। देखो तहीरा का सेकेंड क्वार्टर के अंदर देखो यूएसए में था तो यूएसए में ही है, लेकिन गुरजोत का फर्स्ट क्वार्टर में यूके था, सेकेंड क्वार्टर के अंदर देखो कहाँ शिफ्ट हो गई है वो यूएसए शिफ्ट हो गई है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे कि जेकब पहले यूएस में था, अब वो देखो कहाँ चले गया है, ब्राजील चले गया है, ठीक है। वेंकात यहाँ पे देखो क्या था, पहले ब्राजील में था अब वो यूएस में चले गया है। तो सोचने वाली बात क्या है गाइस, ये यहाँ पे ना हर क्वार्टर के बाद लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इन केसेस के अंदर हम कैसे इसको पिवट करें, इन केसेस के अंदर हम कैसे डेटा स्टोर करें। तो देखो यहाँ पे वही किया है, यहाँ पे देखो क्या किया है, कुछ नहीं, सेम देखो ट्यूटर्स हैं, 4 ट्यूटर्स यहाँ पे लिए हैं, देखो ये हमारी वैल्यूज है उसको डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया है। तो लेट्स सी हमारा डेटा फ्रेम देखो किस तरीके से दिख रहा है, ये देखो मेरा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यों, अब पता चल रहा है, देखो डेटा फ्रेम मेरे को इस तरीके से क्यों दिखेगा, क्योंकि यही तरीका है मेरे पास डेटा फ्रेम बताने का, राइट, क्योंकि इसमें क्वार्टर वाइज गाइज बोला है। देखो ये फर्स्ट क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन है, सेकेंड क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन है, थर्ड क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन है, फोर्थ क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास डेटा है, और इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो मेरे को बताओ कोई और तरीका है क्या इसको लिखने का, अगर इसको कोई और तरीका है लिखने का तो गाइज आप मुझे बता सकते हो। तो गाइज यहाँ पे क्या है कि देयर इज नॉट एनी अदर वे जिसके अंदर हम डेटा को और एक्सप्रेस कर पाएं
इस डेटा फॉर्म के अंदर। डेटा फ्रेम ये सबसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं और एक्सप्लेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्वार्टर वाइज जा रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या है, तहीरा का देखो क्वार्टर 1 के अंदर 28 वैल्यू है, तहीरा का देखो यूएसए के अंदर क्वार्टर 2 के अंदर 36 वैल्यू है। सिमिलरली देखो यहाँ पे इसका देखो थर्ड क्वार्टर के अंदर ट्रांसफर हो गया, ये ब्राजील चले गई और 24 क्लासेस है। तो हो क्या रहा है पे, क्या वैल्यूज बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या है एक स्पेसिफिक वे के अंदर शो नहीं कर पा रहे हैं। यही एक तरीका है हमारे पास देने का, और ये जो तरीका है गाइज ये एफिशिएंट नहीं है, ये तरीका गाइज एफिशिएंट नहीं है टू एक्सप्रेस द डेटा इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो इसीलिए गाइज हम क्या करते हैं, पिवटिंग करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, पिवटिंग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। देखो अब मैं जब पिवट करने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या होता है मुझे, लेट्स सी जब मैं पिवट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे। अब देखो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्राई पिवटिंग, क्या बोल रहा है, देखो पिवटिंग क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इंडेक्स यहाँ पे बोला है ऑथर लेना है, कॉलम्स को कंट्री लेना है। ठीक है, ये दो वैल्यूज डाली है, बाकी अपने आप एडजस्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि यहाँ पे ठीक है जब हम पिवट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये डेटा है पूरे साल का। ठीक है, एरर यहाँ पे क्या शो रहा है कि इंडेक्स कंटेन कर रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज और उसको मैं रीशेप नहीं कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट एंट्रीज का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे देखो क्या है, ये तहीरा के एंट्रीज है। देखो 4 क्वार्टर्स की डिटेल है, पहले क्वार्टर के अंदर 28 है, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर के अंदर 36 है यूएसए के अंदर, थर्ड क्वार्टर के अंदर 24 है और फोर्थ क्वार्टर के अंदर ये है। तो इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, इसके अंदर एक्चुअल में बोल क्या रहा है कि यूएसए के लिए देखो दो वैल्यू आ गई है इसकी, यूएसए के लिए क्या है गया, दो वैल्यू। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई तहीरा की जो वैल्यूज है, तहीरा की जो वैल्यूज है मतलब ये ट्यूटर वाइज मैंने निकालने की कोशिश की है और कंट्री यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सी कंट्री के अंदर निकालनी, लेकिन यहाँ पे गाइस दो वैल्यूज आ गई हैं यूएसए के लिए। तो यहाँ पे देखो एरर किस तरीके से आ जाएगा, 28 लेगा या 36 लेगा, पाइथन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। पाइथन क्या करेगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि या तो यार मैं वैल्यू 28 लूँ या 36 लूँ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे गाइस वापस बताता हूँ, देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये हमारे पास मैंने डेटा फ्रेम जनरेट किया, मेरे पास एक साल का डेटा है, क्वार्टर वाइज डेटा है कि किसने कितनी क्लासेस ली है, कौन सी कंट्री के अंदर ली है। अब जब मैं इसको पिवट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, तहीरा की यूएसए के अंदर दो डिटेल है। नो डाउट ये क्वार्टर वाइज है, ठीक है, नो डाउट ये क्वार्टर वाइज है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला है, यहाँ पे क्लासेस चाहिए। अब यूएसए मैंने क्या क्वेश्चन में लिखा है, मैंने बोला कि भाई ट्यूटर को मैंने इंडेक्स लिया, कंट्री को मैंने कॉलम लिया और क्लासेस को मैंने क्या लिया गाइज, यहाँ पे वैल्यूज लिया। जब क्लासेस को मैं गाइज वैल्यू ले रहा हूँ तो यूएसए की जो कंट्री रहेगी उस कॉलम के नीचे क्लासेस के 28 वैल्यू यूज करूंगा या 36, इस जगह पे हमारा पिवटिंग क्या मात खाने लगेगा, इस जगह पे पिवटिंग बोलेगा यार मैं 28 उठाऊं या 36। तो उस केस के अंदर तो गाइज ये पार्ट समझ में आया पूरा कि कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आपको बताना है अभी। ऑलराइट, सो आई एम अज्यूमिंग आपको ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। सो अब जब यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाती है ना तो गाइस पिवटिंग क्या करता है, पिवटिंग यहाँ पे मात खाने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो पिवट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पिवटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यस, पिवटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल क्या है गाइस, यहाँ पे पॉसिबल है पिवट टेबलिंग। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पिवटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पिवट का टेबल बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिवट्स के टेबल बना सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पिवट्स टेबल। तो गाइस क्या होता है कि पिवट के अंदर, पिवट जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक कमांड होता है पिवट डैश टेबल, ठीक है, जो कि क्या स्पेसिफाई करता है, यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करता है पिवट वाला। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे हम इस चीज को यूज करेंगे। तो ये क्या करता है गाइस, इट डज नॉट रेज एरर फॉर मल्टीपल एंट्रीज ऑफ द रोज कॉलम्स एंड कॉम्बिनेशन। ये क्या करता है, ये एरर नहीं उठाता है, एरर रेज नहीं करता है। अब एरर नहीं रेज करता है तो इसका मतलब कुछ तो करता होगा। तो क्या करता है गाइस, ये क्या करता है, ये एग्रीगेट निकाल देता है मल्टीपल एंट्रीज का। ठीक है, ये एग्रीगेट गाइस क्या क्या हो सकता है, या तो वो सम दे देगा, मीन दे देगा, या तो कोई भी टाइप का एग्रीगेशन दे देगा।
ठीक है, सम हो सकता है, मीन हो सकता है, एनी टाइप ऑफ एग्रीगेशन। हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल कि कैसे कैसे टाइप के एग्रीगेशन को यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले कमांड देख लो कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पैंडा डॉट पिवट टेबल, क्या पिवट टेबल, देखो यहाँ पे उसका डेटा फ्रेम आ जाएगा, वैल्यूज, इंडेक्स एंड कॉलम्स। यहाँ पे देखो हम पिवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं गाइस, ध्यान देना यहाँ पे। हम डेटा फ्रेम, देखो डेटा फ्रेम यहाँ पे जब हम नॉर्मल पिवटिंग करते हैं तो हम देखो हमारा कोड कैसे लिखते हैं। डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंडेक्स, कॉलम्स एंड वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे पिवट टेबल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या है, पिवट टेबल। ठीक है, उसके अंदर हमको डेटा फ्रेम लिखना है, क्यों, क्योंकि डेटा फ्रेम से हम लोग पिवट टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो डेटा फ्रेम आएगा, वैल्यूज आएगा, इंडेक्स आया एंड कॉलम्स आएगा, और लास्ट में आप देखोगे तो एग्रीगेट फंक्शन, कि भाई अगर इन केस कोई मल्टीपल वैल्यूज आई तो हमें क्या फंक्शनिंग करना है। तो ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन हमको पिवट टेबल में देना पड़ता है, दैट्स इट। पिवट टेबल एंड पिवटिंग के अंदर गाइस यही एक फर्क है कि पिवटिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए तरीका नहीं होता है, इसीलिए हमारे पास पिवट टेबल्स होते हैं। पिवट टेबल्स के अंदर भी सेम कोड होता है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये पहला तरीका हो गया। ये दूसरा तरीका देखो, डेटा फ्रेम डॉट पिवट टेबल, यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम डॉट पिवट टेबल, वैल्यूज, इंडेक्सेस एंड कॉलम्स, लास्ट में देखो एग्रीगेट फंक्शन, की कौन सा एग्रीगेट फंक्शन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही फंक्शन है। तो गाइस ध्यान क्या देना है कि इनकेस ऐसा होता है कि पिवट टेबल में यूज कर रहा हूँ, मैंने वैल्यूज, इंडेक्सेस और कॉलम एंटर कर दिए, एग्रीगेट फंक्शन डालना भूल गया, मैंने पिवट टेबल क्रिएट किया लेकिन तीन ही वैल्यूज डाल के एंटर दबा दिया, तो उस केस में गाइस क्या होगा कि एग्रीगेट फंक्शन क्या करेगा, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, और जब भी मल्टीपल वैल्यू आ गई तो वो गाइस क्या करेगा, उसका मीन कैलकुलेट करके देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो वैल्यूज आ गई तो इसका मतलब उसका मीन कैसे होगा, दोनों वैल्यूज को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, उसका मीन आ जाएगा एंड वो वैल्यू वो पुट ऑन कर देगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नीचे एग्जाम्पल में देखो क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में यही है, यहाँ पे देखो df1 डॉट पिवट टेबल, अंदर देखो इंडेक्सेस मेंशन कर दिया है, कॉलम्स मेंशन कर दिया है कंट्रीज के साथ, ओके, कॉलम्स कंट्रीज दिया है एंड वैल्यूज को क्लासेस दिया है। यहाँ पे गाइस हमने एग्रीगेट फंक्शन हमने मेंशन नहीं किया है, हमने एग्रीगेट फंक्शन मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब गाइस वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, क्या लेगा, मीन ले लेगा यहाँ पे। सो इन आवर एग्जाम्पल, हमारे लास्ट एग्जाम्पल में बिकॉज दो वैल्यूज वहाँ पे गाइस कॉमन हो रही थी, वो दो वैल्यूज गाइस क्या थी, एक वैल्यू थी मेरी 28, अदर वन वाज 36। हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में आई जस्ट शो यू द डायग्राम अगेन। यहाँ पे देखो क्या है, 28 एक वैल्यू थी, 36 एक वैल्यू थी। तो जब मैं पिवट टेबल क्रिएट करूंगा तो गाइस पिवट टेबल गाइस क्या करके देगा, मुझे एग्रीगेट निकाल के देगा। सो एज यू कैन सी हियर, तहीरा का डिटेल्स आप देखो, तहीरा का डिटेल्स यूएस कंट्री के अंदर, वहां पे देखो 28 एंड 36 के बीच में इश्यूज चल रहे थे कि 28 सेलेक्ट करूं या 36 सेलेक्ट करूं, तो 28 प्लस 36 डिवाइड बाय 2 करेगा, तो यू विल गेट 32। तो यहाँ पे आप देखो एक एग्रीगेट फंक्शन इसने लाके दे दिया है, एग्रीगेट वैल्यू इसने लाके दे दी है, सो दैट आपको एक ओवरऑल आउटपुट आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग एग्रीगेट फंक्शन देखो क्या क्या है, यहाँ पे मिनिमम हम यूज कर सकते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यू हम कोई भी, अगर यहाँ पे देखो अगर 28 एंड 36 आया यहाँ पे, तो अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन के अंदर मिनिमम यूज कर लेता तो मुझे क्या है, आउटपुट में वैल्यू क्या देता, वो 28। ठीक है, सिमिलरली अगर मैक्स यूज कर लेता, जैसे ही मल्टीपल वालों के बीच में इशू आया, एग्रीगेट फंक्शन देखेगा क्या है, बोलता है मैक्सिमम, तो इन दोनों में से मैक्सिमम यूज करके दे देता है, इसका मतलब 36। सिमिलरली देखो मोड है कि इन दोनों से भाई कॉमन वैल्यू कौन सी है, वो दे देता, मीडियन दे सकता था, मीन दे सकता था, काउंट दे सकता था। तो गाइस यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज के लिए देखो अलग अलग इसके पास फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस के लिए फैसिलिटीज हैं। समझ में आया क्या ये पार्ट, बराबर है, समझ में आया किस कैसे पिवटिंग हो रहा है, पिवटिंग के अंदर हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज है तो क्या यूज करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो एक बार, इसके बाद में तुमको रीडिंग के लिए एक बार टाइम दूंगा, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो इंडेक्स मैंने दे दिया, ठीक है, देखो इंडेक्स मैंने दे दिया, वैल्यूज मैंने दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि भाई मेरा कॉलम क्या होगा,
तो यहाँ पे मैंने क्लासेस यूज कर लिया है, ठीक है, क्लासेस को एज अ वैल्यू यूज कर रही है, ट्यूटर यूज कर लिया मैंने, कॉलम मेंशन नहीं किया। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज का ऑटोमेटिकली कॉलम आ जाएगा कि क्लासेस कॉलम्स के ऊपर बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो किया। और लास्ट में देखो क्या बोल रहा है, सम, यानी कि क्लासेस का सम कितना है, कि भाई अनुषा ने चारों क्वार्टर्स के अंदर कितनी क्लासेस ली है। तो देखो सम ला के दे दिया इसने क्या, देखो सम ला के दे दिया कि चारों क्वार्टर्स के अंदर उसने कितनी क्लासेस ली है। सिमिलरली देखो सारे ट्यूटर्स के लिए पूरे साल के अंदर उन्होंने कितनी क्लासेस ली है, वो आउटपुट ला के दे दिया है आपको, राइट, वो आउटपुट ला के दे दिया है। देन उसके बाद देखो क्या है, अगेन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखो, वी हैव मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द ट्यूटरिंग कंपनी डेटा, कंप्यूट नंबर ऑफ कंट्रीज, काउंट पर ट्यूटर, यानी कि एक ट्यूटर ने कितनी कंट्रीज के अंदर काम किया है वो मुझे बताना है, ठीक है, एक ट्यूटर ने कितनी कंट्रीज के अंदर काम किया है वो मुझे बताना है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स के अंदर ट्यूटर लिया है क्योंकि ट्यूटर वाइज बताना है मुझे, कंट्रीज के काउंट बताना है, यानी कि वैल्यूज के अंदर देखो मैंने कंट्री ले लिया है, एंड नंबर ऑफ कंट्रीज बताना है। तो देखो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर मैंने क्या ले लिया है, काउंट, मैंने क्या लिया है एग्रीगेट फंक्शन के अंदर काउंट, मतलब कंट्रीज काउंट करके बताना है, ये नहीं बताना कि कौन सी कंट्री के अंदर काम किया है, ठीक है, कितनी कंट्रीज के अंदर काम किया है ये बताना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो काउंट यूज किया है तो नंबर ऑफ कंट्रीज देखो यहाँ पे आ गई है। अगेन यहाँ पे देखो सम, यहाँ पे देखो सम निकाल के दे रहा है, किसका सम, कंट्री वाइज क्लासेस के सम की कितनी कंट्री के अंदर, सॉरी कौन कौन सी कंट्री के अंदर कितनी क्लासेस हुई है वो आपको निकाल के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज एक्सप्लेन की है। अगेन यहाँ पे भी पिवटिंग ही चल रहा है। देखो यहाँ पे एक और तरीका है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डबल वाला भी है हमारे पास, हम क्या है गाइस यहाँ पे डबल वाला भी निकाल सकते हैं विद इन फिल्टरिंग। यहाँ पे देखो पहले ट्यूटर के अंदर कंट्री का फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि देखो अनुषा के अंदर देखो कंट्रीज का वापस फिल्ट्रेशन है कि अनुषा ने कितनी कंट्रीज के अंदर काम किया है, एंड उनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि वैल्यूज को देखो मैंने क्या लिया है, क्लासेस के फॉर्म में लिया है, एंड इंडेक्स देखो यहाँ पे ट्यूटर के बाद वहां पे कंट्रीज लिखा है। इसका मतलब विद इन ट्यूटर हमको बताना है, विद इन ट्यूटर हमको बताना है कि भाई कितनी क्लासेस हुई हैं। और देखो एग्रीगेट क्या बताया, देखो सम, यानी कि बताना है कि अनुष्का ने ब्राजील के अंदर कितनी क्लासेस ली है टोटल, अनुषा ने जापान के अंदर टोटल क्लासेस कितनी ली है। क्वार्टर वाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, क्वार्टर का अलग से टेबल था वो हम देख चुके हैं, उसकी हमको जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे विद इन हमारे पास इंडेक्सिंग का भी एक ऑप्शन रहता है कि विद इन इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं। अगेन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसिडर ट्यूटरिंग कंपनीज डेटा, कंप्यूट एवरेज क्लासेस ऑन 2 फील्ड्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरेज क्लासेस और 2 फील्ड्स। तो देखो अगेन यहाँ पे देखो उसी जैसा आउटपुट है, एग्रीगेट फंक्शन देखो एवरेज क्लासेस, यहाँ पे देखो एवरेज क्लासेस बोल रहा है, इसका मतलब मीन यहाँ पे यूज किया है, क्या यूज किया है मैंने, मीन यूज किया है। तो एग्रीगेट फंक्शन में देखो क्या बोला है, मीन, एंड मीन यहाँ पे क्लासेस मुझे निकाल के दे देता है, ठीक है, बराबर है गाइस। एक बार रीड कर लो, जस्ट गो थ्रू द राइटिंग पार्ट, एंड कुछ इश्यू आता है तो लेट मी नो, ठीक है। पहले पिवटिंग के बारे में प्लीज एक बार रीड करोगे आप लोग, यहाँ से तो हमने रीड कर चुका है, यहाँ हमने रीड कर चुका है, we have done this also। पिवटिंग टेबल फंक्शन हम यूज कर रहे थे, पिवटिंग टेबल, ओके, यहाँ पे से पिवटिंग टेबल क्रिएट हुआ है, यहाँ से एक बार पढ़ना चालू करो कि देखो कैसे काम कर रहा है ये, जस्ट गो थ्रू इट। नाउ गाइज यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे हम लोग पिवटिंग कर सकते हैं, पिवट टेबल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देन हमने देखा कि इंटीग्रेटेड यहाँ पे हम कैसे हम पिवट टेबल बना सकते हैं, राइट, एक के अंदर एक इंडेक्सेस हम यूज करके पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ हम खेल सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं फॉर मल्टीपल वैल्यूज, ये अभी तक हमने देखा।
देन गाइज हमारे पास क्या है कि हम जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर क्या है, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास हम एडवांस्ड ऑपरेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर सॉर्टिंग वैल्यूज भी है, जिसके अंदर डेटा फ्रेम्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ गाइज यहाँ पे तीन चार चीजें हैं जो हमको स्पेसिफाई करनी है। क्या चीजें स्पेसिफाई करनी है गाइज? सबसे पहला होता है बाय, कि कौन से हमारे कॉलम के हिसाब से, कौन से लिस्ट के हिसाब से हमको सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, एक्सेस वाइज क्या यूज करना है हमको, कौन सी एक्सेस यूज करनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है। इन प्लेस मतलब होता है क्या मेरे को जो मेरा आउटपुट है उसी के अंदर सेव करना है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो भी डेटा फ्रेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम ले लिखता हूँ डीएफ। डीएफ मैंने एक डेटा फ्रेम लिखा, डेटा डीएफ डॉट सॉर्ट करके, सॉर्ट वैल्यूज, और सॉर्ट कुछ वैल्यूज की मैंने। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा सॉर्ट होके मिला है ना मेरे को, वो डीएफ के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए, डीएफ के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा गाइज, मैं इन प्लेस को ट्रू कर दूंगा। तो जब इन प्लेस ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा गाइज, वो मेरे प्रोसेसिंग डेटा फ्रेम के अंदर मेरा जो प्रोसेस्ड आउटपुट है, जिसके ऊपर मैं एक फंक्शन लगा रहा था, सॉर्ट वैल्यू लगा रहा था गाइज, उसके अंदर प्रोसेस होने के बाद आउटपुट स्टोर हो जाएगा। राइट उसके बाद देखो क्या है, क्विक सॉर्ट में यूज कर सकता हूँ, काइंड के अंदर आएगा ये। देन एनए पोजीशन, एनए पोजीशंस का मतलब गाइज होता है कि मैं अगर मेरे कॉलम के अंदर, मेरे स्पेसिफिक कॉलम के अंदर नॉट अ नंबर वाली वैल्यू है, तो उसको मैं कहाँ रखूँ, स्टार्टिंग में रखूँ या एंडिंग में रखूँ। तो देखो डिफॉल्ट पे क्या रहता है, वो लास्ट में रहता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट में रखना चाहूँ तो फर्स्ट में भी रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे यही सारी चीजें बता रहा है कि भाई कहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कैसे यूज कर सकता हूँ। बाय के अंदर देखो क्या है, जिस भी लिस्ट के हिसाब से उनको सॉर्ट करना है। ठीक है, देन वी हैव एक्सेस, कॉलम वाइज स्पेसिफाई करना है, सॉरी इंडेक्स वाइज स्पेसिफाई करना है कि कॉलम वाइज स्पेसिफाई करना है। असेंडिंग के अंदर ऑटोमेटिकली देखो ट्रू रहता है, कुछ नहीं लिखूंगा असेंडिंग के अंदर तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर हो जाएगा। डिसेंडिंग के अंदर करना है तो असेंडिंग को इज इक्वल टू फॉल्स करके स्टोर करना पड़ेगा। इन प्लेस मतलब गाइस क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म, ऑपरेशन इन प्लेस, यानी कि जो ऑपरेशन होगा वो उधर सेव हो जाएगा। एनए पोजीशन मतलब कि अगर मेरे पास नॉट अ नंबर वैल्यू है तो वो स्टार्टिंग में रहेगी कि एंडिंग में रहेगी। लेट्स लर्न दिस यूजिंग एन एग्जांपल। सो हियर यू कैन सी गाइस, सॉर्ट वैल्यूज कंट्री, कंट्री वाइज सॉर्ट करना है। तो देखो मेरा पूरा टेबल है यहाँ पे, कंट्री वाइज सॉर्ट हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में, ब्राजील है, जापान है, यूके है एंड यूएसए है। कंट्री वाइज यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल मेरा सॉर्ट हो गया है। देन वी हैव ट्यूटर वाइज, तो हियर यू कैन सी देखो ट्यूटर वाइज आ गया है यहाँ पे। देखो ट्यूटर वाइज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अल्फाबेटिकल वाइज सॉर्ट हो गया है। ठीक है, बेसिक सा है सॉर्ट वैल्यूज। देन यहाँ पे देखो क्या है, इनर सॉर्टिंग है गाइस। यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले कंट्री वाइज सॉर्ट होगा और उसके बाद उसके अंदर ट्यूटर वाइज होगा। तो देखो वैल्यू सॉर्टेड कंट्री वाइज एंड विद इन कंट्रीज ट्यूटर वाइज, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले कंट्रीज की वैल्यू सॉर्ट होगी। तो कंट्रीज की वैल्यू देखो यहाँ पे सॉर्टेड आपको मिल गई है, जापान। और यहाँ पे गाइस क्या होगा, यहाँ पे कंट्री वाइज, यहाँ पे देखो क्या होगा, इसी के अंदर ट्यूटर वाइज भी सॉर्टिंग चलेगी। देखो यहाँ पे ट्यूटर वाइज क्या चल रही है, सॉर्टिंग चल रही है, ट्यूटर वाइज चल रही है। यहाँ पे ये एक वैल्यू गलत हो गई है क्योंकि ब्राजील गाइस, यहाँ पे क्या है, ब्राजील है, अनुष्का आ गया है ब्राजील के अंदर। तो अनुष्का एक्चुअली गाइस कहाँ है, टॉप पे आना चाहिए। उसके बाद देखो जेकब, बाकी सारी चीजें बराबर है। तो यहाँ पे ये एक एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, देखो छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी आपको पता चल रही है इसके अंदर। राइट, पहले क्या है, कंट्री वाइज आएगा और कंट्री वाइज के अंदर ट्यूटर वाइज आएगा। तो देखो ये वैल्यूज को सॉर्ट करने का तरीका क्या है, जो पहले लिखेंगे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसके बाद वाली प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगी। अगेन देखो ट्यूटर डॉट कंट्री, तो यहाँ पे देखो पहले ट्यूटर सॉर्ट हुए हैं, अनुष्का सारी ऊपर आ गई, अनुषा सॉरी, गुरजोत, जेकब एंड तहीरा। तो उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर कंट्रीज जो है गाइस ये अल्फाबेटिकल वाइज सॉर्ट हुई है। उसके बाद देखो कंट्रीज अल्फाबेटिकल वाइज सॉर्ट हो गई हैं। तो सॉर्टिंग के लिए देखो क्या तरीका है, बेसिक सी चीजें हैं। बाकी एक्सटेंसिव चीजें है गाइस, इसके अंदर बहुत कम यूज होती हैं। यहाँ पे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर करने के लिए बोला है, ट्यूटर के अंदर कंट्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर करो, असेंडिंग को फॉल्स कर दिया है। तो ट्यूटर्स को देखो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर किया, बराबर है। और उसी ट्यूटर के अंदर देखो सारी कंट्रीज को भी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर किया है।
प्रिटी सिंपल, आई डोंट थिंक इसके अंदर देखो आपको डाउट आना चाहिए। देखो अगेन, इन प्लेस एंड एनी पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया है दैट यू कैन यूज इन प्लेस इफ यू वांट टू स्टोर द सॉर्टेड डेटा इन द डेटा फ्रेम इटसेल्फ। देखो क्या बोल रहा है, इन प्लेस हम यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्टोर द स्टोर्ड डेटा इन द डेटा फ्रेम इटसेल्फ, यानी कि जो जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही उसी के अंदर मेरे को आउटपुट स्टोर करना है, जो सॉर्टेड आउटपुट मुझे मिला है उसको स्टोर करना है, तो देन आई कैन यूज इन प्लेस, और इन प्लेस को क्या कर दो, ट्रू कर दो। अगेन देखो एनी पोजीशंस हम यूज कर सकते हैं। एनी पोजीशंस के लिए गाइस क्या बोलता है कि नॉट अ नंबर वैल्यूज जो रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, टॉप पे रहनी चाहिए या लास्ट में रहनी चाहिए, उसको मैं मेंशन कर सकता हूँ यहाँ से। लेट्स सी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो प्रॉड फंक्शन था मेरे पास फ्रूट्स स्टेट्स वाला, आपको याद होगा, तो उसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, सॉर्ट वैल्यूज बाय वीट, वीट के हिसाब से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, वीट के देखो वैल्यूज यहाँ पे सॉर्ट करके ला रहा है। देखो यहाँ पे देखो वीट के वैल्यूज को सॉर्ट करके ला रहा है, एंड आपको याद होगा लास्ट की दो वैल्यूज की एनी की थी। यहाँ पे लास्ट वैल्यू देखो एनी पोजीशन मेंशन नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली देखो एनी वैल्यूज कहाँ पे आ गई है, लास्ट में आ गई है। अगर मैं यहाँ पे देखो इसी के अंदर देखो क्या है, इसी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, इसी वैल्यू के अंदर गाइस अगर मैं मेंशन कर देता, इसी मेरे कोड के अंदर मैं मेंशन कर देता दैट एनी पोजीशन इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है, एनी पोजीशन इज इक्वल टू फर्स्ट, तो गाइस यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज दिख रही है आपको, आंध्रा और केरला वाली, तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये टॉप पे चले जाती क्योंकि नॉट अ नंबर वैल्यूज फर्स्ट पे कर दी, एंड इसके बाद ये चार वैल्यूज यहाँ पे आती, इसके बाद ये चार वैल्यूज यहाँ पे आती, बराबर है। अगेन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर प्रॉड डेटा फ्रेम, ठीक है, स्टोरिंग क्रॉप प्रोडक्शन स्टेटिस्टिक ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ प्रॉड एफ इन ऑर्डर ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्शन बाय देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगेन गाइस सॉर्टिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसके वाइज, फ्रूट्स वाइज। फ्रूट्स हमारे पास एक कॉलम था उसके अंदर, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, डॉट सॉर्ट बाय लिख दो, बाय यहाँ पे क्या लिख दो, फ्रूट्स लिख दो, और बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी कि असेंडिंग वाली वैल्यू को फॉल्स कर दो, दैट्स इट। देखो यहाँ पे वही चीज की है, सॉर्ट बाय, सॉर्ट वैल्यूज, बाय के अंदर फ्रूट्स लिखते हैं, असेंडिंग को फॉल्स कर दिया है, उसी हिसाब से देखो आपका आउटपुट आ गया है। फ्रूट के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर देखो कैसे आउटपुट आ रहा है, ऊपर से नीचे हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहा है, ठीक है। पिवटिंग के अंदर देखो लास्ट टॉपिक देख लो, सॉरी सॉर्टिंग के अंदर लास्ट चीज देख लो गाइस, हम चाहें तो इंडेक्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इंडेक्स वाइज सॉर्ट करके दो, मैं क्या चाहता हूं, इंडेक्स वाइज सॉर्ट करके दो, तो उसके लिए देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉर्ट इंडेक्स में यूज कर सकता हूँ। इससे पहले गाइस जो सॉर्टिंग यूज कर रहा था, मैं यूज कर सकता था सॉर्ट वैल्यूज, जो सॉर्ट वैल्यूज में यूज कर रहा था उसके अंदर वैल्यू सॉर्ट होकर मुझे मिल रही थी, यहाँ पे मैं इंडेक्स को सॉर्ट करके ले सकता हूँ, या असेंडिंग या डिसेंडिंग। इन आर केस मैंने असेंडिंग को ट्रू ले लिया है, ठीक है, असेंडिंग को ट्रू ले लिया है, इन प्लेस को फॉल्स लिया है अभी भी, यानी कि जो मेरा फाइनल आउटपुट है उसको भाई ओरिजिनल वाले के साथ सेव मत करो, ठीक है, जो मेरा आउटपुट आया है उसको ऐसे रहने दो, मेरे को ओरिजिनल के अंदर चेंजेस नहीं चाहिए। तो उस केस के अंदर देखो क्या आएगा आउटपुट, सॉर्ट इंडेक्स मैंने किया, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर फॉल्स कर दिया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चाहिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मेरे सारे के सारे इंडेक्सेस डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो गए, सारे के सारे मेरे इंडेक्सेस डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर हो गए, बराबर है। समझ में आया ये चीज गाइस, समझ में आया क्या, राज जूम आउट जूम आउट, ठीक है, यस सर। गुड, एक बार रीड कर लो गाइस, सो दैट सॉर्टिंग के अंदर कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। ये देखो सॉर्टिंग के ऊपर देखो अंदर क्या बोल रहे हो, बोलो। एक बात पूछूं, मतलब बाहर का है, अभी टॉपिक के बाहर का है। एक सेकेंड रुक जाओ। ऑलराइट देन गाइस, अब ये लास्ट है हमारा, हमारे डिस्क्रिप्टिव, सॉरी नॉट डिस्क्रिप्टिव, एडवांस्ड ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम्स के अंदर। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, एग्रीगेशन के अंदर गाइस इसका मतलब क्या होता है
कि देखो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये क्या है, ओवरऑल डेटा के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ये क्या है, एनालिसिस प्रोवाइड करता है आपको। फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर तुमको देखना है कितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, या उनका सम चाहिए, मीन चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन चाहिए, तो वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है एग्रीगेशंस के अंदर, जो हम ऑलरेडी क्या है ऑपरेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं। जो भी हमारे ऑपरेशंस थे, जो भी हमारे ऑपरेटर्स थे, फंक्शंस हम यूज़ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके थे। द वन थिंग विच वी हैडंट डिस्कस्ड इज आवर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। गाइस यहाँ पे ये एक चीज़ होती है हमारे टेबल्स के अंदर, एक चीज़ होती है मीन, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। यहाँ पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जिसको हम मैड भी बोल सकते हैं। सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मैड इन आवर पर्टिकुलर एग्रीगेट टॉपिक, सो विल गो थ्रू इट। तो गाइस कुछ नहीं है, अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस फंक्शंस वी हैव दिस मैड फंक्शन। यूज कैसे करना है, डेटा फ्रेम का नाम लिखना है डॉट मैड, एक्सेस मेंशन करना है कि भाई कौन से एक्सेस वाइज चाहिए, एंड स्किप नॉट अ नंबर की वैल्यूज को, क्या मुझे नॉट अ नंबर वैल्यूज को स्किप करना है या नहीं करना, ये हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई नॉट अ नंबर वैल्यूज को स्किप कर दो या फिर नॉट अ नंबर वैल्यूज को रखो अपने पास। अगेन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है गाइस, ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, राइट। सो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के ऊपर प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देता है। क्या है यहाँ पे देख लो, यो सो वी हैड आवर डेटा फ्रेम दैट इज prod f, उसके ऊपर देखो मैंने मैड फंक्शन लगाया, एक्सेस एंड मैंने स्किप एन नहीं लगाया, दैट मीन्स एक्सेस की वैल्यू हो गई 0, दैट मीन्स कि कॉलम वाइज इसने प्रोवाइड करना है, और स्किप जो नॉट अ नंबर वैल्यू है वो स्किप हो गई है। क्यों, क्योंकि मुझे स्किप मैंने कर दी है, बिकॉज यहाँ पे स्किप मेंशन नहीं किया है, एंड स्किप मेंशन नहीं किया है दैट मीन्स कि डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है कि ये नॉट एन और नल वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देगा, यानी कि जो वैल्यूज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इस तरह की वैल्यूज रहेगी उन्हीं के ऊपर आपको ऑपरेशंस करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देखो यहाँ पे कॉलम वाइज मैड इसने प्रोवाइड किया है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सिमिलरली देखो prod f मैक्स, सॉरी मैड एक्सेस 1, तो यहाँ पे देखो क्या है, रो वाइज इसने प्रोवाइड किया है, राइट। तो ये आपका क्या है, एक अलग से फंक्शन होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो गाइज यहाँ पे देख लो ये करता क्या है, यहाँ पे एक बार देखो, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज अ सेट ऑफ डेटा इज द एवरेज डिस्टेंस, ये देखो क्या बोल रहा है गाइज, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा वैल्यू एंड द मीन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब गाइस क्या होता है यहाँ पे, कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा एंड द मीन, यानी कि हर डेटा का उनके जो ओवरऑल मीन से जो डिफरेंस होता है ना, वो ये ला के देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैंने फ्रूट्स का ये देखो मैड आया है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसने क्या किया गाइस, सबसे पहले क्या किया कि फ्रूट्स का इसने मीन निकाला, और ठीक है उसके बाद हर एक बंदे का हर एक वैल्यू का इस मीन से डिफरेंस निकाला, उसके बाद आपको एवरेज निकाल के दिया है इसका, तो इसीलिए मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इसको बोला गया है। ऑलराइट, क्लियर है, समझ में आ गया, सपोज टू बी सिंपल। राजी जूम आउट, zoom out, प्राची, ओके, ऑलराइट। सो गाइज आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही है, एंड आफ्टर दैट गाइज कल के लेक्चर में विल बी फिनिशिंग ऑफ विद दिस चैप्टर आल्सो, ठीक है, फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट, ठीक है। सो हम कल चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स क्रिएट करना हम लोग चालू करेंगे। यस